हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 90 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 89 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस नहीं देखा है, जो कि खजाना वीडियो के नाम से है, तो आप जाकर देख लें। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे और ये सभी ट्रेडों के लिए है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जीके और जीएस का भी क्लास नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेल्डिंग टॉर्च के नोजल में बने सुराख को किससे साफ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रश द्वारा साफ करते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेल्डिंग टॉर्च के नोजल में बने सुराख को ब्रश द्वारा साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गैस वेल्डन में सामान्यतः प्रयुक्त लौ यानी कि फ्लेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक है उदासीन है, दूसरा ऑक्सी कारक है, तीसरा कार्बोरी कारक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस करते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भी हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो उदासीन ज्वाला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ज्वाला में ऑक्सीजन यानी कि O2 और एसिटिलीन यानी कि C2H2 दोनों गैस 1:1 में रहता है। अगला है कार्बोराइजिंग ज्वाला यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा जो एसिटिलीन होता है वो यानी कि एसिटिलीन यानी कि C2H2 अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। अगला है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एसिटिलीन की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होती है। तो आई होप ये तीनों फ्लेम आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रे कास्ट आयरन की घनीकरण यानी कि सॉलिडिफिकेशन रेंज क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे ग्रे कास्ट आयरन का घनीकरण यानी कि सॉलिडिफिकेशन जो रेंज जो होता है वो 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे अधिक टफ बनाने के लिए इसमें अधिकतर निकल, क्रोमियम या वेनेडियम के साथ एलॉय एलॉय बनाया जाता है या मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, धातु पार्टों पर निकिल क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त ए एवं बी। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जंग से बचाने को, दूसरा है पॉलिश में सुंदरता लाने को। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धातु के पार्टों पर निकल क्रोमियम की परत जंग से बचाने के लिए, पॉलिश में सुंदरता लाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से
कौन सा भाग लेथ शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टूल पोस्ट। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे टूल पोस्ट लेथ की शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है। अगला इसका पॉइंट है कटिंग टूल को पकड़ने तथा लेकर चलने वाले भाग को टूल पोस्ट कहते हैं। अगला इसका पॉइंट है टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपर स्थित होता है। अगला इसका पॉइंट है शीर्ष स्लाइड यानी कि टॉप स्लाइड कंपाउंड रेस्ट की ऊपरी भाग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फेस प्लेट पकड़ या बांधी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेड स्टॉक स्पिंडल पर पकड़ या बांधी जाती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह ढलवा लोहे की एक गोल डिस्क होती है जिसके केंद्र में चूड़ी कटा हुआ छेद होता है, जिसके द्वारा इसे मुख्य स्पिंडल के चूड़ीदार सिरे पर कसना होता है। इसमें यानी कि इनमें विभिन्न प्रकार के आकार व साइज के अनेकों छेद व खांचे कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोन प्लेट का कोण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 90 डिग्री है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह ढलवा लोहे की एक प्लेट है जिसकी दोनों सतहें दोनों ओर से मशीनित करके ठीक 90 डिग्री पर बनाई जाती है। इसकी दोनों सतहों पर विभिन्न स्थितियों में आर पार छेद तथा स्लॉट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंटिन्यूएशन ड्रिल बीट। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूएशन ड्रिल बीट होता है। यह ड्रिल लगातार कटाई करता रहता है। नाम से ही पता चला कंटिन्यूअस, लगातार, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सेंट्रल ड्रिल बीट उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 118 डिग्री है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक मानक भूमि यानी कि ग्राउंड ड्रिल का पॉइंट जो कोण है वो कितना होता है? तो 118 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों से कितना व्यास तक के सुराख किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 से 12 mm तक के व्यास तक के सुराख किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में फीड ब्रेस्ट द्वारा दी जाती है। इन मशीनों से 6 से 12 mm व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिलिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रिलिंग जिग का प्रयोग व्यापक उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन में करते हैं। जिग जॉब को होल्ड एवं टूल को गाइड दोनों करता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिल स्लीव में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो ड्रिल स्लीव में इंटरनल टेपर और एक्सटर्नल टेपर दोनों होता है। अब देख लेते हैं ये कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रिल स्लीव में आंतरिक टेपर यानी कि इंटरनल टेपर तथा बाह्य टेपर यानी कि एक्सटर्नल टेपर दोनों होता है। इसका प्रयोग टेपर सैंक ड्रिल जो सीधे मशीन के स्पिंडल में नहीं आते हैं अर्थात ढीले रहते हैं उसको फिट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चालकों पर स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगाया जाता है ताकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंपनों को रोका जा सके। और ये जो प्रश्न है 2001 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चालकों पर स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगाया जाता है ताकि कंपनों को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ड्राई कूलिंग कॉइल लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन लाइन की ओर लगाया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्राई कूलिंग कॉइल का प्रयोग सेक्शन लाइन की ओर किया जाता है। इस शीतलन प्रणाली का प्रयोग इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइट। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा हाइट होती है। अगला है टेम्परेरी फास्टनिंग करने के लिए बोल्ट के साथ जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे नट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब एक नट के नीचे वाशर स्थापित करने के द्वारा उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति क्या हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेनेसाइल स्ट्रेस हो जाती है, यानी कि तनन प्रतिबल हो जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं ये कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब एक नट के नीचे वाशर स्थापित करने के द्वारा उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति तनन प्रतिबल हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्तन के दौरान कनकेव फेस किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि औजार का अनुचित क्लैंपन। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्तन के दौरान कनकेव फेस औजार का अनुचित क्लैंपन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल घटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि औजार को कर्तन कोण प्रदान करके। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल औजार को कर्तन कोण प्रदान करके घटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए किस प्रकार की गोट या किनारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वायर्ड एज। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सुंदरता में वृद्धि करने
तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए वायर्ड किनारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल भी तथा एकल यू जोड़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 से 10 मोटाई के होते हैं। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धातु चादर में प्रयुक्त होने वाले एकल भी तथा एकल यू जोड़ 5 से 10 मोटाई के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।